आइए कुछ बात करते हैं। हमारे बगल में राजेश जी बैठे हुए हैं। इन्हें ये दोहा सम्राट की इनको उपाधि मिल चुकी है और इन्होंने बहुतायत संख्या में दोहे लिखे हैं। और दोहा हमें लगता है कि इकलौती ऐसी विधा है जिसके नाम से पूरा का पूरा देश ही है। क्यों राजेश जी? कतर की राजधानी दोहा। तो जब कविता को कतर दिया जाता है तो वो दोहा हो जाता है। दुनिया में ना चौपाई के नाम से कोई शहर है, ना शेर के नाम से कोई शहर है, ना गजल के नाम से कोई शहर है, लेकिन दोहा के नाम से कैसे कोई इतना बड़ा शहर हो गया। मैं अक्सर सोचता हूँ इस बारे में, तो मुझे दोहा की ताकत पता चलती है। शेर जब हम गजल लिखते हैं, राजा जी से पहले इस पे बात करेंगे। हम जब गजल लिखते हैं तो कहा जाता है कि एक एक शेर स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है। और उसी तरह से दोहा में एक एक दोहा इंडिपेंडेंट होता है। एक दोहा अपनी बात कह देता है, जैसे शेर अपनी बात कह देता है। राजेश जी से हम जानना चाहेंगे, उन्होंने गज़लें भी लिखी हैं, वो दोहे भी लिखते हैं। तो दोनों में आपको अगर बताना हो क्या फ़र्क है, ये जो नए लिखने वाले हैं ये थोड़ा सा समझेंगे उसको। और गज़ल लिखना ज़्यादा कठिन है कि दोहा लिखना ज़्यादा कठिन है? उसके बाद हम आपसे दूसरा प्रश्न पूछेंगे, इसको आप जल्दी से बता दीजिए। देखिए, बेसिक अंतर यह है कि गजल बड़ी बहर की भी हो सकती है, छोटी बहर की भी हो सकती है। और गजल में मारक क्षमता बहुत होती है, लेकिन दोहों में अचूक मारक क्षमता होती है। और जो दोहा मार करता है वहां तक गजल को पहुंच पाना शायद मुश्किल है, असंभव नहीं। बहुत अच्छी बात आपने कही है। राजेश जी के दोहे जब मैं पढ़ता हूँ तो बड़ा व्यापक संसार है इनके दोहों का। प्रकृति पे भी लिखते हैं, गीता पे भी लिखते हैं, रामराज पे भी लिखते हैं, और बेटी पे भी लिखते हैं, राधा पे भी लिखते हैं, माँ पे भी। और जिसमें भी लिखते हैं वो ऐसा नहीं कि दो दोहे लिख के छोड़ दिए। बेटी पर लिखते हैं तो पूरी पूरी किताब लिख डालते हैं। आपने गीता का पूरा दोहों में अनुवाद कर डाला, पूरी गीता का इतना बड़ा काम आपने किया है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कुछ आपके दोहे मुझे लगता है कि जब मैं पढ़ता हूँ, जैसे आपने रामराज की ओर जो किताब लिखी है, तो ऐसा लगता है कि किसी विचारधारा विशेष का वो समर्थन कर रहे हैं, या जो है कहा जाता है हिंदुत्व के पक्ष में आपने लिखा है, दूसरा पक्ष नहीं दिखाई पड़ता है उसमें। तो इस पे आप क्या कहेंगे? मैं किसी खास विचारधारा से तो अगर लगता है कि मैं जुड़ा हुआ हूं, तो वो थोड़ी थोड़ी प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया इस तरह से कि मेरे बहुत सारे दोस्त रहते रहे, और हम लोग जब भी दोहा लिखते हैं तो हम लोग भगवान की जगह पे खुदा यूज कर लेते हैं, बड़े आराम से यूज कर लेते हैं, अल्लाह भी यूज कर लेते हैं। तो मतलब होता है भगवान ही वहां पे। तो इसलिए किसी पक्ष विशेष से जुड़ा होना, तो अगर आप कहें तो जुड़ा हूं। क्योंकि जुड़ा हूं इसलिए मैं जुड़ा हूं क्योंकि मैं जो देखता हूं कि अगर हमें लगता है कि राम मंदिर बनना चाहिए था, बनना चाहिए, और हिंदू हूं तो इसलिए मुझे जरूर लगेगा कि बनना चाहिए, तो इसलिए मैं राम मंदिर के पक्ष में लिखूंगा। तो माना जाएगा कि हम जो है निष्पक्ष नहीं हैं, तो फिर मैं निष्पक्ष नहीं हूं। और अगर राम राज्य लाने की बात किया जाए, और मैं समर्थक हूं, लेकिन राम राज्य की परिकल्पना में कहीं से मुसलमानों या किसी और के खिलाफ कोई बात ही नहीं है। वो तो जड़ जंगम के लिए, सबके लिए समान, वो अपने जंगल और पत्थर के लिए भी पूजनीय बनाता है जो राम राज्य। आप चर अचर दोनों को आप कल्याणकारी भावना हो जिस शासन में, प्रशासन में, वही तो राम राज्य है। तो जब हम पेड़, पक्षी, पर्वत, आकाश, नदी, तालाब के बारे में चिंता करेंगे तो हमारे साथ रहने वाले भाई के हम विरुद्ध कैसे हो सकते हैं? तो राम राज्य में हम किसी के विरोधी नहीं हैं, सिर्फ हम अपनी विचारधारा को लेके चलते हैं। और प्रतिक्रिया ये भी होती है, कभी कभी रूड हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं हमारे बहुत सारे मित्र जब 14 के पहले बहुत ज्यादा सेकुलर हुआ करते थे, और 14 जैसे ही आया वो एकदम से जो है बदल गए। तो प्रतिक्रिया में भाई हम भी थोड़ा बहुत बदल गए हैं।
अच्छा, तो अभी आप रामराज से आते हैं। आपने पिछले दिनों यूजीसी एक्ट का जम करके विरोध किया। कुछ दो सुनाएंगे, एक दो है उसके अगर, और क्यों देखिए, किया आपने ये? आज यूजीसी एक्ट पे जो है जात पात की बात हो रही थी, तो मैंने गीता का अनुवाद किया है। हम्म, तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपने दोहे न कह के, हम्म, जो संस्कृत के श्लोक हैं, भगवान ने जो कहा है, हम्म। मैं वही बोल दूं। यूजीसी के बारे में बोला है भगवान कृष्ण ने गीता क्या में। गीता में किसने ने बोला है? हाँ, भगवान गीता में तो जो बोले अच्छा, भगवान बोले, तो अर्जुन सुने। हाँ, अर्जुन के दो चार ठो प्रश्न रहे होंगे, बस वही तो गीता है। अच्छा, और जो वर्ण बनाया है, सबसे पहली बात यह है, हम्म, कर्म के आधार पर वर्ण है। कोई जाति ही नहीं है कि अगर हम बात करें कि कोई जाति है, तो जाति तो है ही नहीं है। अब जातियों को संरक्षण देना जो है, एक ढंग से देखा जाए तो मानव मात्र के अंदर जो है भेद करना है। और कृष्ण जी ने गीता में कहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र स्वभाव अनुसार, जैसा जिसका स्वभाव है उसके हिसाब से ये जाति है। सदा विभाजित कर्म है, गुण स्वभाव आधार। अच्छा, गुण और स्वभाव जो है आधार है मनुष्य का, और उसी के हिसाब से जैसे गुण है और जैसे कर्म है, उसी हिसाब से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है। इसको आगे वो कहते हैं 18वें अध्याय का, पहले मैंने सुनाया आपको 40वां, और अब 41वां सुना रहा हूँ, 42वां, सॉरी। धर्म सत्य संयम, धर्म सत्य संयम समः, शांति ज्ञान तप आर्य, स्वाभाविक गुण विप्र के तदानुसार है कार्य। ये ब्राह्मण की परिभाषा है जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता के 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में। अब वो क्या कहते हैं, शौर्य तेज धृति दक्षता दानी युद्धक भाव, क्षत्रिय करते कर्म है जैसा मूल स्वभाव। बहुत क्षत्रिय का मूल स्वभाव है, और उसी तरह से क्षत्रिय के अंदर गुण है। और अगर बहुत डिटेल में जाइएगा तो डीएनए की बात भी भगवान कृष्ण ले आए हैं कि हर तरह कोई भी आदमी बनता कैसे है, वो अपने जो है जैसे बोलते डीएनए के हिसाब से है। तो उसको पीछे जाएंगे, बहुत लंबी बात हो जाएगी, अभी बता दें कि वैश्य क्या है। हाँ, कृषि गोरक्षा वैश्य के मूल कार्य व्यापार। अच्छा, कृषि उस समय बहुत बड़ी चीज होती थी, खेती, गौ बहुत बड़ा आर्थिक साधन हुआ करता था। तो मूल कार्य व्यापार और श्रम सेवा है शूद्र के कार्यों का आधार। अच्छा, अब आप देखिए कि व्यापार करिएगा या छतरी रहेगा, तो छतरी बगैर तलवार के तो नहीं लड़ सकता। तो शूद्र तो चाहिए ना तलवार बनाए। घोड़े पे बैठेगा तो जीन चाहिए, वो तो चाहिए ना जो बनाए। तो जाति कुछ है ही नहीं है। एंशियंट हिस्ट्री में अगर आप देखें, अभी तो पंकज जी ने कह दिया कि कवियों के इतिहास को इतिहास न माना जाए, और मैं कहता हूं कवियों के ही इतिहास को इतिहास माना जाए, और माना जाता रहा है। आप देखिए दोहावली बहुत बड़ा जो है कारण था। तुलसीदास जी ने जो दोहावली लिखा, उससे एग्जैक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिराइव किया कि अयोध्या और राम मंदिर यही है, और इससे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। तो इसलिए पंकज जी की बात को मैं कह रहा हूँ कि साहब कवियों की भी मानी जाए गुण दोष। तो आप देखोगे थोड़ा सा अतिशयोक्ति अलंकार होता है, उस अलंकार को आप छान लीजिए, छलनी से निकल आएगा इतिहास। ये बताइए कि गीता में लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में भी कुछ लिखा है, एलओपी के बारे में? लीडर ऑफ अपोजिशन की जहां तक बात किया जाए तो वो तो शिलालेख है उनका खुदा हुआ। अच्छा, सुरेंद्र भाई देख लें, कहाँ है? अंदर सुन रहे तो, होंगे। अरे तो अंदर बैठे भी गए नहीं हैं वो। नहीं भेज देंगे उनको वीडियो। राहुल गांधी कर रहे
राहुल गांधी गर रहे और जीतेंगे हर बार। राहुल गांधी गर रहे, जीतेंगे हर बार। और मोदी चाहे जो करें, मोदी जी चाहे करें, जितना बनता धार। मतलब मोदी जी को चाहे यूजीसी ला दें, चाहे कुछ भी ला दें, चाहे जितना बनता धार कर दें, लेकिन राहुल गांधी के रहते हार नहीं सकते। ये है लीडर ऑफ अपोजिशन। और ये वास्तव में बहुत बड़े प्रचारक हैं, चाहे वो संघ का कह दीजिए, चाहे बीजेपी का, उनसे बड़ा कोई नहीं है मोदी जी का सपोर्टर। अच्छा, ये दूसरी तरफ बढ़ जाए थोड़ा सा, हमें लगता है। एक कांग्रेस पे एक बात और पंकज जी, मैं आपसे भी कुछ पूछना चाहूंगी। पहले आप पढ़ दीजिए। मैं मैडम कांग्रेस पे एक दोहा और पढ़ूंगा। सुरेंद्र भाई को नहीं सुनेंगे तो उनके घर भेज देंगे। कांग्रेस से आरजी, आरजी मतलब राहुल गांधी, कांग्रेस से आरजी बचा जाएंगे देश। राहुल गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, नहीं भंग किया। अब राहुल गांधी जी की बात को कैसे मान रहे हैं ये बताता हूं। कांग्रेस से आरजी बचा जाएंगे देश, बचेगी शादी के बिना, बचेगी क्या शादी बिना, कांग्रेस अब शेष। जब राहुल गांधी शादी नहीं करेंगे तो कौन बनेगा। हाँ ठीक है, आप मुझसे पूछ लीजिए, इनके दोहों से एंड करेंगे हम लोग। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि आप हास्य कवि हैं, व्यंग्यात्मक बातें भी करते हैं, तो आजकल बहुत ज्यादा ना मीडिया में बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें आ गई हैं। हाँ, तो मैं पूछना चाहूंगी, जैसे अभी ना AI समिट हुआ था, तो उसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी का रोबोडॉग, हाँ हाँ, तो उसके AI समिट में जो था, तो उसके बारे में कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, गजब हुआ हमारे देश में। उसका नाम रखा था ओरियन, ओरियन ने उसका नाम रखा था चोरियन रखना चाहिए था। अब पता नहीं ओरियन क्यों उसका नाम रखा, कितना अच्छा नाम है चोरियन। और इन्होंने एक और बड़ा गजब काम किया। AI समिट को कोई जानता नहीं था कि दिल्ली में इतनी बड़ी AI समिट हो रही, इसमें इतना पैसा लगाया है। एक यूनिवर्सिटी ने पूरी दुनिया में AI समिट का नाम कर दिया है, इसलिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी का योगदान जो है ये याद रखा जाएगा। एक और बड़ी अगर इसको गंभीरता से देखा जाए तो मैं भी CDRI में कार्यरत हूँ। जब हम लोग कहीं जाते हैं किसी इंटरनेशनल समिट में, अपने इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करने जाते हैं, तो हम वहाँ कभी किसी दूसरे की दवा लेके नहीं चले जाते CDRI की, ये दवा देखो चाइना से हमने मंगाई है, हमने डेमो के लिए। ऐसा होता ही नहीं, अनएथिकल है ये। तो जो मैडम आकर के बचाव कर रहे हैं, मुझे उन पर बड़ा तरस आता है कि आप उसको लेकर आए गई थी वहां पे। पहला सवाल तो ये जो मीडिया नहीं पूछ रहा है, उसको वहां कुक्कुर को, ये जो यांत्रिक कुक्कुर है वो, उस यांत्रिक कुक्कुर को वहां ले जाना कि अनएथिकल है। आप ले गए, यही सबसे बड़ा अपराध है। बाकी आप करते रहिए, आपको अपना जो भी था टूटा फूटा उसको ले जाते तो, लेकिन वो लोग ले गए। खैर, अब हमारा AI समिट इतना पॉपुलर हो गया, पूरी दुनिया में नाम हो गया, ये उसका योगदान है, मानना चाहिए इसको। ये अच्छा, मैं अभी जैसे नया नया चीज़ें भी आ रही हैं, बहुत सारा न्यूज़ इस तरह से भर गई है, इंस्टाग्राम पे भी हम लोग सब देखते रहते हैं, गूगल पे भी देखते रहते हैं। नया आया ये एप्स्टाइन फाइल के बारे में जो आया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एप्स्टाइन फाइल्स बहुत अच्छी चीज़ है ये जो आया है। आपको लगता और नहीं, ये क्या है कि इसमें मुझे बड़ा दुख है एक चीज़ का कि सारे बड़े बड़े लोगों के नाम उसमें आए, बड़े बड़े लोग, जो कोई राष्ट्रपति, कोई एक भी कवि का नाम अभी तक नहीं आया। इससे मुझे बड़ा दुख हुआ। क्या कभी बड़ा नहीं बन पाया अभी तक? मुझे लगता है कभी बड़ा नहीं, या कभी का वो कद नहीं हो पाया कि वहां उसको बुलाता, पूछा नहीं जा रहा हमें। और अगर उसने, मुझे लगता है डरता होगा। हम सोचे एप्स्टीन ने सब कुछ किया, वहां पर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करवा दी उस आइलैंड में, वहां पे उसने कवि को क्यों नहीं बुलाया? मैं अक्सर सोचता हूँ भाई, साहित्यकारों को क्यों नहीं बुलाया उसने? क्योंकि वो साहित्यकार बड़े गजब होते हैं। वो वहां से अगर लौट करके आते तो लोगों ने जो किया पचा गए। साहित्यकार पचाता नहीं, वहां से लौट के आता, लंबा संस्मरण लिखता, वो लिख देता। आइलैंड में एक दिन, है ना, द्वीप में मेरा बड़ा, द्वीप में गुजारा मेरा 1 घंटा, 1 घंटे के भी स्टोरी लिख देता है वो। तो इसलिए वो उन्होंने नहीं बुलाया मुझे लग रहा है, वरना वो साहित्यकारों को भी बुलाता। बड़े बड़े थे उस वक्त भी, नोबेल प्राइज, बुकर प्राइज वाले, उसने नहीं बुलाया। खैर, कुल मिला करके जो भी हुआ बेहद दुखद है, और पता चलता है कि
जो चमकते हुए चेहरे हैं उनके पीछे कितना अंधेरा छिपा हुआ है, वो दिखाई पड़ा पहली बार, पूरी दुनिया ने देखा। तो आज अच्छा हम लखनऊ में हैं, तो जैसे मैं आई यहाँ पे सब कहते हैं लखनऊ, आप लखनऊ में आए हैं तो मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। तो एक हास्य कवि के हिसाब से ये लखनऊ आपकी नज़र में अभी कैसा है? लखनऊ के बारे में बता रहे थे, मतलब कैसा लखनऊ, कुड़िया घाट में एक भी कुड़िया नहीं मिलती है। मैं बार बार जाता हूँ कुड़िया घाट में, शायद कुड़िया उड़िया आ रही थी, हम लोग बीएससी में थे तो पढ़ा था कि कुड़िया, अच्छा बांस मंडी में बांस नहीं मिलता, किसी ने बांस मंडी में बांस मिलता हुआ, शहबाज भाई बैठे हंस रहे, बांस मंडी में बांस मिलता ही नहीं है। हाँ मतलब कैसे कैसे नाम है। अब हमने तो कहा था कि लखनऊ के कुछ जगहों के नाम बदल देने चाहिए, जैसे अब मेट्रो चल गई है, जैसे मुंशी पुलिया। अब मुंशी इतना खराब नाम है, फिल्मों में दिखाता है हर मुंशी शोषक होता है। मुंशी पुलिया का नाम बदल के चार्टर्ड ब्रिज रख देना चाहिए। बहुत बढ़िया। ऐसे टेढ़ी पुलिया का नाम बदल के जिगजैग ब्रिज रख देना चाहिए। बंदरिया बाग कितना खराब नाम है, द गार्डन ऑफ फीमेल मंकी। बक्सी का तालाब का नाम बदल के द बॉक्सकन पाउंड रख देना चाहिए। और हुसड़िया का नाम बदल के लाफिंग स्क्वायर रख देना चाहिए। और जो ये पुरनिया है इसका नाम बदल के ओल्ड जर्सी रख देना चाहिए। काफी इनोवेटिव है। हाँ, और सबसे बढ़िया नाम जो मेरे दिमाग में आया है वो है यहाँ वो चौपटिया। मतलब चिट्ठी में अगर कोई चिट्ठी भेजे चौपटिया से भेजी, के कहाँ से भेजी यार, चौपटिया में, चौपटिया का नाम बदल के हो जाना चाहिए द वर्थलेस स्क्वायर। ये तो बहुत कितना अच्छा नाम है, काफी क्रिएटिव है। हाँ, तो ये चेंज होने चाहिए। और लखनऊ में देखो बहुत सारी चीजें हैं, तमाम सारी बातें इतिहास वाले बताते रहते हैं, और हमें तो अलग ही लखनऊ दिखाई पड़ता। कहते मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में, सिटी बस पे घुसिए आप, रगड़ खाइए कि आप लखनऊ में, क्या मुस्कुराना भूल जाएंगे? रगड़ खा, इतना रगड़ लगेगी आपको। वहाँ का जो वो कंडक्टर रहता है उसका तकिया कलाम है, रगड़ खाइए कि आप लखनऊ में। एक बार घुस के देखिए सिटी बस में, इधर से घुसेंगे धक्के खाते खाते अगली गेट से निकलेंगे। तो उस लखनऊ की बात भी होनी चाहिए। हम लोग करते हैं लेकिन हम लोगों को वो कोई सुनना नहीं चाहता असल लखनऊ क्या है। हम लोग बताएं कि असल लखनऊ है क्या। मैं आपसे पूछ रही हूँ कैसा है लखनऊ। मैं बता, बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ। अब मैंने यहाँ के एक इंजीनियर से पूछा है, बताइए लखनऊ की सड़कों पे इतने गड्ढे क्यों हैं। उसने कहा गड्ढे होने से वाटर लेवल ऊपर आता है। उनका गड्ढे का वाटर लेवल से क्या संबंध है। उसने कहा देखिए अगर गड्ढा होगा तो गड्ढों में बरसात का पानी भरेगा, और पानी भरेगा तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। पानी की ज्यादा कमी है तो लखनऊ में हम लोग सड़कों पे कर रहे हैं। अब इसका क्या करेंगे। तो ये भी लखनऊ है। कैसे कैसे लोग आप जो है वो जवाब देते हैं, और क्या क्या जवाब देते हैं उस पर पूरी रिसर्च हो सकती है। उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश में उत्तर हमारे पास बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। हाँ, उत्तर हमेशा बहुत अच्छे होते हैं हमारे पास। तो अभी जी। अच्छा, मैंने सुना है कि आपको 5 भाषाएं आती हैं। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा, मैं अक्सर कवि सम्मेलनों में कहता हूँ। मैंने सुना मुझे राजभाषा आती है, मुझे राष्ट्रभाषा आती है, मुझे मातृभाषा आती है, मुझे संपर्क भाषा आती है, और 5वीं मुझे हिंदी भाषा आती है। एक चीज़ और मेरी बड़ी वायरल हुई, मैं हमेशा कहता हूँ मुझसे ज़्यादा भाषाएं दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति को आती है, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। क्योंकि वो कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाऊंगा। तो वो सबसे ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा भाषाएं उन्हीं को आती हैं। अब हमें लगता है कि आप एक आध और पूछिए, फिर हम राजेश जी के दोहे सुनेंगे। ये बात पूछना चाहूंगी कि जी, आप जैसे ये सब बातें बता रहे हैं कि सबको किसको सबसे ज्यादा भाषाएं आती है, तो पूछना चाहूंगी ये बुलडोजर नीति पे आपका क्या विचार है? देखिए बुलडोजर नीति बहुत अच्छी है, और हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको 2 तरह के लोग बिल्कुल नहीं पसंद हैं। पहले लोग वो जो दिल पे अवैध कब्जा करते हैं, दूसरे वो जो प्लाटों पे अवैध कब्जा करते हैं। दिल पे जो अवैध कब्जा करते हैं उनके लिए एंटी रोमियो है, और जो प्लाटों पे अवैध कब्जा करते हैं उनके लिए बुलडोजर है। तो फिर ये आजकल के प्रेमी, इनके बारे में आप मतलब क्या, प्यार करने वालों को क्या टिप्स आजकल के प्रेमियों को भगवा वस्त्र धारण कर लेना चाहिए। प्रेमिका से मिलने जाएं तो भगवा पहन करके जाएं, बजरंग दल वाले कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, मैंने आपके सोशल मीडिया पे ना एक वो देखा था, एक पोस्ट देखा था जिसमें दिखा कि बैकग्राउंड म्यूजिक के बिना तो दुख भी मिडिल क्लास लगता है। हाँ, बैकग्राउंड ये कुछ समझाएंगे? नहीं, बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ में आजकल रील्स देखिए। अब लोग दुख को भी किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, फीलिंग सैड,
नीचे तमाम कमेंट, क्या हुआ, कैसे हुआ, अरे बताया मैं आ जाता, अरे अपना जरा नंबर दीजिए। बोले एक लड़की लिख दे खाली कुछ फेसबुक पर, वो इंस्टा पे स्टेटस डाल दे, नीचे लाइन लग जाती है। और कमाल बात है, पलट के किसी का लड़की जवाब भी नहीं देती है, लेकिन हमारे हिंदुस्तानी लड़के खटाखट कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट किए जाएंगे, किए जाएंगे, काफी किए सपोर्टर है ना हमारे हाँ। युवा और जो मैं है कह वो रहा हूँ काफी कि वो supporter है। बर्बाद हो रहे हैं। इंस्टाग्राम से सारी लड़कियां पैसे कमा रही हैं और सारे लड़के बर्बाद हो रहे हैं। हमारे युवा हैं वो उस तरह की सोच रखते हैं मेरे हिसाब से। हाँ, अब युवा हैं, अब उनकी सोच का क्या ही वो कहा काफी जाए। सपोर्ट करना है, वो नारी शक्ति को काफी सपोर्ट करना चाहते हैं, इसलिए वो इंस्टाग्राम पे शायद इस तरह से हाँ, तो वो मैसेज बहुत लिखते बहुत होंगे। अच्छा काम करते हैं। वो जैसे अच्छी प्रोफाइल फोटो देखते हैं, तुरंत फॉलोअर बन जाते हैं। जैसे आप फॉलोअर बने नहीं कि उसके अकाउंट में 50 रुपया गया, बिल्कुल। तो वो काम अच्छा करते हैं। हम लोग जो है महिलाओं की संपत्ति बढ़ाने का काम कर रहे हैं, सारे युवा मिलकर इस अभियान में लगे हुए हैं। हमारा देश ही मुझे लगता है ऐसा है जो हाँ, इतना सपोर्ट कर रहा है वो महिलाओं बहुत को। सपोर्ट कर रहा है, करना चाहिए और बहुत अच्छी बात है। आप जो है जियो का रिचार्ज कराते रहिए और बढ़िया सपोर्ट करते रहिए। वो इंस्टाग्राम से पैसे कमाती रहेंगी, जलवा दिखाती रहेंगी, और आप जो है उधार के पैसे गेहूं बेच करके अपना रिचार्ज कराते रहिए। अच्छा, तो ये आप ना वन लाइनर स्पेशलिस्ट है, तो दैनिक भास्कर में भी कई सालों से लिख रहे हैं आप, तो कुछ वन लाइनर मैंने सोचा कि धीरे धीरे जैसे अब अभी राजेश जी देख दोहा रही हूँ, मैं लिखते बहुत हैं, देर से देख रही हूँ कि इस तरह से आप ऐसा कैसे। जैसे राजेश जी दोहा लिखते हैं, दोहा सबसे छोटी विधा है लिटरेचर की, इससे छोटा कुछ नहीं। ऐसे ही वन लाइनर गद्य में सबसे छोटा होता है। अब धैर्य नहीं, युवाओं के पास बिल्कुल नहीं धैर्य है, पूरी कविता सुनने का धैर्य नहीं है। तो अब जैसे अब कहा गया कि अब वन लाइनर लोग सुनते हैं, भाई इसका वन लाइनर आ जाए मैं सुन लूँ। जैसे वो तुलसीदास जी ने पूरा वो लिख दिया, पूरी रामचरितमानस लिख दी, उसका एक वन लाइनर क्या है कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, ये वन लाइनर है उसका। अब वही पूरी कहानी कर दी। अब आजकल आदमी कुछ नहीं, ना काव्य पढ़ना चाहता है, ना किताब पढ़ना चाहता है, ना लेख पढ़ना चाहता है, ना सुनना चाहता है। अब वो तो चाहेगा भैया जो है, वो शायर कहते हैं ना कि मंच पे जा करके कि अब मैं वो शेर पढ़ना चाहता हूँ जिसकी वजह से मैंने पूरी गजल लिखी। अब आदमी कहेगा भैया वही पहले पढ़ देते यार, इतनी बड़ी गजल काहे सुनवा दी हमको। अब ऐसा युग आ गया, तो मैंने वन लाइनर लिखना शुरू कर दिया है, जिससे लोग कम से कम एक आपको वन लाइनर सुना देता हूँ कि पत्नी बोली शादी से पहले बहुत लव यू करते थे, अब क्या हुआ? मैंने कहा प्रिय चुनाव खत्म, प्रचार खत्म। बहुत बढ़िया, हो गया वन लाइनर, मजा आ गया लोगों को। अब यही पूरी कविता हम गढ़ते और लास्ट में यही लाइन लाते, कोई मतलब नहीं, सीधे सीधे मैंने आपने पूरा प्रोडक्ट क्रक्स डिलीवर एक कर बार दिया, में ही कह दिया, सीधे एक बार में कह दिया, काम conclude ही खत्म, कर दिया। काम खत्म, पैसा हजम। तो और अब मैं चाहता हूँ, राजेश जी बैठे हुए हैं और इसके बाइंड अप भी करना है, तो राजेश जी के जो बहुत मुझे दोहे बहुत अच्छे लगते हैं, आप खुद बेटी हैं, इनके जो बिटिया के दोहे हैं, मतलब मुझे नहीं लगता इससे इतना डूब के किसी ने लिखा होगा। तो मैं अनुरोध करूंगा बिटिया के कुछ दोहे राजेश जी जरूर सुना दे, जिनकी किताब बिटिया तुलसी दूब से है, और हमें लग रहा है कि उससे अच्छा एंड इस सेशन का नहीं हो पाएगा। बिल्कुल राजेश जी सुनना चाहेंगे सब। तो बिना किसी भूमिका के बेटियों पे कुछ दोहे। बिटिया का संसार में सबसे सुंदर रूप, वाह। बिटिया का संसार में सबसे सुंदर रूप, जैसे आंचल से छनी हाँ, ठंडी मीठी धूप, जैसे आंचल से छनी ठंडी मीठी धूप। और बिटिया तुलसी दूब है, बिटिया तुलसी दूब है, बिटिया पूजा फूल, बिटिया घर की रोशनी, हाँ, सब खुशियों की मूल। वाह, बिटिया घर की रोशनी, सब खुशियों की मूल। और बेटी के बारे में एक और खास चीज मैं बताता हूँ। कैसा बोया बीज है, कैसा बोया बीज है, कितना पानी धूप, कैसा बोया बीज है, कितना पानी धूप, बिटिया तो है आईना, दिखता घर का रूप। क्या बात है, बिटिया तो है आईना, दिखता घर का रूप। एक बच्ची को देख लीजिए किसी घर की, पता चल जाएगा घर कैसा है। और इक्खट दुक्खट खेलती, वाह, बिटिया इमली छाँव। इक्खट दुक्खट खेला होगा, सब हमारे उम्र के लोग हैं, छोटे मतलब हमसे।
इखट दुखट खेलती बिटिया इमली छाँव, और मेरे मन की रोशनी उसके गंदे पाँव। मेरे मन की रोशनी बहुत सुंदर, बहुत गंदे पाँव। उसके गंदे पाँव। और समअप करते हैं 2-3 दोहे और। पलकों से मेरे उतर, पलकों से मेरे उतर, जाओ पी के देश। पलकों से मेरे उतर, जाओ पी के देश। बिटिया यही प्रार्थना और यही आदेश। वाह। बिटिया यही प्रार्थना और यही आदेश। और मंदिर भी चुपचाप है। हाँ। ये अंतिम 2-3 दोहे हैं। मंदिर भी चुपचाप है, मस्जिद भी खामोश। मंदिर भी चुपचाप है, मस्जिद भी खामोश। और मरी अजन्मी बेटियां कौन करे बहुत अफसोस। सुंदर, बहुत। मरी अजन्मी बेटियां कौन करे कौन करे अफसोस। और सिर्फ कुतर कर रह गई, सिर्फ कुतर कर रह गई माँ अपना नाखून। सिर्फ कुतर कर रह गई माँ अपना नाखून। और गर्भ में हो रहा था बिटिया का खून। और गर्भ में हो रहा था बिटिया का खून। और माँ तुझको देखा नहीं, माँ तुझको देखा नहीं, बनी नहीं थी आँख। कुछ गर्भ में बच्चे के कुछ दिन बाद आँख बनती है। माँ तुझको देखा नहीं, बनी नहीं थी आँख। इतनी जल्दी क्यों किया नश्तर ने 2 फांक। इतनी जल्दी क्यों किया नश्तर ने 2 फांक। इन दोहों पे बिल्कुल ताली। इसके बाद से मेरे से बोला नहीं जाता, मुझसे कुछ ना बहुत अच्छे, बहुत अच्छे दोहे। यहाँ पर। और ये जो आपका दोहा है, एक अभी लखनऊ में गायनेकोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, तो मुझे पता नहीं कहाँ से पता, एक गायनेकोलॉजिस्ट वो दोहा पढ़ रही थी राजेश जी का, होटल ताज में वो फंक्शन था। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि गायनेकोलॉजिस्ट अपने केबिन में राजेश जी के दोहे लगा करके रखती हैं कि जो अल्ट्रासाउंड कराने आए पहले दोहा ज़रूर पढ़ ले। और मुझे लगता है कि अगर समाज बदलना है तो ऐसे दोहाकार की बहुत आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, और आप मेरा धन्यवाद कर दीजिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, जिस तरह से आपने हमें सटायरिकल फॉर्म में हमें समझाया चीज़ें, जो लखनऊ के बारे में बताया, जो युवाओं के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।